सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल क्या रहनी चाहिए अब आपकी तैयारी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे करेंगे बातचीत। और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है, उनका भी परिचय करा दे। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका शो में, और पूरी रिसर्च टीम जिनसे जानेंगे अलग अलग सेक्टर्स का आज का हाल। लेकिन सबसे पहले बाजार में हफ्ते का पहला दिन कैसे रहा। दुनिया भर के बाजारों में मचे हाहाकार से आज भारतीय बाजार भी बच नहीं पाए और निफ्टी 188 अंक फिसलकर 17,400 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में 525 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यह 58,500 के नीचे फिसला। निफ्टी बैंक की बात करें, करीब 750 अंक टूटकर 37,150 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी और निफ्टी बैंक में 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट आज दर्ज की गई। बाजार की वॉलेटिलिटी दिखाने वाला इंडिया विक्स लगातार चौथे दिन तेजी के साथ 15% उछलकर बंद हुआ। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं, निफ्टी में 188 अंकों की गिरावट, इसके कारण क्या है? भारतीय बाजारों में हफ्ते की बेहद कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई दिखी और इसकी वजह थी दुनिया भर के बाजार। जहां शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट देखने को मिली, सब जगह डाउ, नैस्डैक और एस&पी में, लेकिन उसके बाद अमेरिका के फ्यूचर्स और कमज़ोर होते दिखे और दिन भर धीमे धीमे अमेरिका डाउ फ्यूचर्स और ज़्यादा कमजोरी बढ़ाते हुए नजर आए और भारतीय बाजारों के बंद होने तक लगभग 500-600 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में दिख रही थी। एशियाई बाजारों में तेज़ गिरावट दिखी। हांगकांग में विशेष रूप से 800 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी दिखी। यूरोप पूरा 1 से 1.5% से ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ दिखा। तो सब तरफ तेज़ बिकवाली का माहौल था और इसके चलते भारतीय बाजार दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए। खुले 17,450 के आसपास, हल्के से नीचे आए और उसके बाद एक शानदार रिकवरी भी आई। 17,600 को निफ्टी ने पार भी किया, लेकिन उसके बाद मिड सेशन से जो फिर से बिकवाली होती हुई दिखी वो कमर तोड़ती हुई दिखी और 17,400 के थोड़ा नीचे जाकर निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी भी शुक्रवार की रिकॉर्ड हाइज के बाद 37,000 के बेहद करीब पहुंचा, यानी कि ऊपरी स्तरों से लगभग 800 पॉइंट फिसलता हुआ 37,150 के आसपास हुआ बंद। सेंसेक्स में भी 1% के आसपास का नुकसान रहा। नुकसान न सिर्फ दिग्गजों में था, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में मार और तेज पड़ती हुई दिखी और वहां पर भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। तो ओवरऑल बाजारों के लिए हफ्ते की बेहद कमजोर शुरुआत होती दिखी और इस कमजोर शुरुआत के पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स का था। खासतौर से मेटल्स में जिस तरह की कमजोरी और खराब खबरें आती हुई दिखी, इसने बाजार का मूड बिगाड़ने का काम किया। थोड़ी बहुत खरीदारी डिफेंसिव शेयरों में दिखी जरूर, लेकिन वो बड़े नुकसान से बचने के लिए काफी नहीं थी। तो एक मुश्किल भरा सेशन भारतीय बाजारों के लिए। के बाजार का हाल समझा, कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी भी जानेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, जरा बताएं आज के बाजार में कहां सबसे ज्यादा मजबूती थी और कहां पर सुस्ती नजर आई? देखिए, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों में आज जम के बिकवाली देखने मिली। बीएसई में करीब 3.5 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप जो है वो आज कम हो गया। इस तक की बिकवाली आज भारतीय बाजारों में देखी गई है और रीजन पूरी तक ग्लोबल है। डाउ फ्यूचर्स को देखें, 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट वहां देखी गई। अगर आप बाकी एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो काफी हद तक बंद थे, लेकिन जो खुले थे हैंगसेंग जैसे मार्केट्स, वहां पे अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। और वैसे भी चाइना में कुछ कंपनीज के डिफॉल्ट की खबर आ रही है, उसका असर भी ग्लोबल मार्केट्स के सेंटीमेंट्स पे पड़ा है और इसका असर आपने भारतीय बाजारों में देखा, जहां निफ्टी में करीब 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखी गई। सबसे ज्यादा प्रेशर आया है मेटल काउंटर से। टाटा स्टील आज निफ्टी का टॉप लूजर था। इसके अलावा बैंकिंग काउंटर्स में एसबीआई जैसे काउंटर्स हैं जिनकी धुलाई हुई है। बीपीसीएल, टाटा मोटर्स जैसे काउंटर में अच्छा खासा प्रेशर देखने मिला। एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया मार्ट, टाटा केमिकल्स, एबी फैशन जैसे काउंटर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई है। कैश में अगर आप देखेंगे तो हाल ही की लिस्टेड कंपनी विजय डायग्नोस्टिक, शोभा लिमिटेड, ई क्लर्क्स, इजी ट्रिप प्लानर्स, ये तमाम वो काउंटर्स हैं जिनमें पिछले कुछ दिनों में तेजी थी, आज यहाँ पर मुनाफा वसूली देखी गई। टॉप कॉल जो हमारे चैनल पर दिए गए बिकवाली की सलाह, लुपिन, पिरामल एंटरप्राइजेस और फार्मा में आपको देखने मिला, लेकिन नियोजन केमिकल्स में आपको तेजी की सलाह दी गई थी और यहाँ देखिए अच्छे खासे गेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले हैं। खबरों के चलते आरवीएनएल ऑर्डर की खबर के चलते तेजी थी। नजारा टेक, केसी इंटरनेशनल, यहाँ पे जो अधिग्रहण इन्होंने किया है उसका असर देखने मिला, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी थी। एलटी फूड्स में भी खबरों के चलते अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। वही निफ्टी के टॉप गेनर्स अगर आप देखें तो कंजम्पशन स्टॉक जो थे उनमें आज तेजी थी। एचयूएल निफ्टी का टॉप गेनर था। बजाज फिनसर्व, पीवीआर, इंडियन होटल जैसे काउंटर में अच्छी खासी तेजी थी। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद पूरा का पूरा टूरिज्म स्पेस जो था और उनसे रिलेटेड काउंटर्स और खासकर होटल काउंटर्स में आज जम के खरीदारी थी। इसके अलावा टिमकेन इंडिया, एवेन्यू सुपरमार्ट, टाटा एलेक्सी,
GNFC, ये वो तमाम काउंटर्स है जहां पे आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है। लेकिन मूड और माहौल जो था आज भारतीय बाजारों का काफी खराब था और इसका पूरा रीजन जो है वो ग्लोबल मार्केट्स है। जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स या फिर हैंसेंग में आपने गिरावट देखी, उसी का असर जो है आज भारतीय बाजारों में भी देखने मिला और जम के पिटाई जो है भारतीय बाजारों में आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। भले वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सभी के सभी सेक्टर्स जो है वो लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। तो ग्लोबल संकेतों से भारतीय बाजार का सेंटिमेंट बिगड़ा। अविनाश जी, अब ऐसे में क्या किया जाना चाहिए, फोकस कहां रहे, हफ्ते भर का खासतौर पर नजरिया, पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे आप? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जिस प्रकार का माहौल है और डाउ फ्यूचर्स जो दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद कल भी बाजार थोड़ा सा वोलेटाइल मूवमेंट देखेगा। बट मेरे ख्याल से अगर किसी को 8 से 10 दिन का नजरिया लेना है तो होटल सेक्टर में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के पॉजिटिव टेलविंड्स आए हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि फॉरेन टूरिस्ट को वो अलाउ करेंगे, तो यहाँ पे इंडियन होटल्स काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हमको लग रहा है कि इंडियन होटल्स करीबन 175-180 का टारगेट लेके इसको एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म पोजीशन बनाई जा सकती है और यहाँ पे एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगले 8 से 10 दिनों के लिए। तो वही मैंने होटल सेक्टर में इंडियन होटल्स मेरा पिक रहेगा, करीबन 154 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 175। तो हफ्ते भर का नजरिया इंडियन होटल्स में रखने की सलाह। अविनाश गोरक्षकर की बातचीत जारी रहेगी आज के खास मेहमान से, लेकिन उससे पहले फोकस जरा टूरिज्म सेक्टर का करते हैं। टूरिज्म सेक्टर को राहत की डोज से कितना बड़ा इंपैक्ट नजर आएगा, जरा समझते हैं। वरुण दुबे हमारे साथ है, उनसे एक बार फिर से करते हैं बातचीत। वरुण, जरा बताएं क्या खास होने वाला है यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर के लिए? देखिए, आज टूरिज्म और उनसे रिलेटेड स्टॉक्स और खासकर जो होटल स्टॉक्स है उनमें भरपूर तेजी देखने मिली और इसका बड़ा कारण है प्रधानमंत्री मोदी का इस सेक्टर को लेकर बयान। दरअसल उन्होंने कहा है कि देश में टूरिज्म डेस्टिनेशन वाले राज्य जो है उन पे सबसे ज़्यादा खास फोकस किया जाएगा। सभी टूरिज्म डेस्टिनेशन को जल्द कोविड के पहले जैसे स्थिति में लाने की सरकार पूरी कोशिश करेगी और जल्द सभी टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है उनको पूरी तरह से खोला जा सकता है। ये जितनी जगहें हैं, खासकर गोवा देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, केरल देख लीजिए, अंडमान देख लीजिए, यहाँ सरकार कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण किया जाए और फिर से इन जगहों को खोला जाए ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको एक राहत मिल सके। सिर्फ यही नहीं, दरअसल खबरें ये भी आ रही है कि कोविड के कम होने के कारण जो इंटरनेशनल टूरिज्म है उसको भी खोलने का सरकार यहाँ पे प्रयास कर रही है। खासकर जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं उनको फिर से सहूलत देने की यहाँ सरकार प्रयास कर रही है, फिर से वो पूरा सेक्टर खोलने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट खबर तो ये भी है कि जो सबसे पहले 5 लाख टूरिस्ट आएंगे उनको दरअसल फ्री वीज़ा देने का भी यहाँ सरकार प्रयास करने वाली है। तो इस पूरे सेक्टर को उभारने के लिए सरकार काफ़ी सारे कदम उठा रही है। आपको मैं ये भी बता दूं कि एयरलाइन इंडस्ट्री को देखिए, अब तक 72.5% के आसपास की क्षमता अलाउड थी, अब सरकार ने इस क्षमता को भी बढ़ाकर करीब 85% के आसपास कर दिया है। इनफैक्ट किराया जो है उसमें भी बैंड अब केवल 15 दिन के लिए रहेगा, बाकी 15 दिन के लिए कंपनियां जो है खुद तय कर सकती है कीमत। तो इस तरह की फैसिलिटी जो है एविएशन इंडस्ट्री को दी जा रही है। बाकी भी अगर आप देखेंगे तो डेल्टा कॉर्प जैसे कंपनीज देखिए, इसके पहले हम सुनते थे कि सिक्किम में कसिनो खुल गए, बाकी कहीं और कसिनो खुल गए, लेकिन अब खबर तो ये भी आ रही है कि गोवा में जो 50% क्षमता के साथ कसिनो जो है वो आज से खुलेंगे। तो ये काफ़ी सारी खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडस्ट्री और उनसे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उनमें होते हुए दिखाई दिया। और खासकर प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान निकल के आया है पूरे सेक्टर के लिए, उसने पूरे सेक्टर में आज जोश भरा है और इसके लिए आपने देखा कि इस पूरे सेक्टर में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली है और खासकर होटल स्टॉक्स जो है उन्होंने इस रैली को लीड किया है। जी, बहुत शुक्रिया वरुण। इस पर और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब फोकस शिफ्ट करेंगे मेटल सेक्टर की ओर। भारत में मेटल्स पर जीएसटी बढ़ा है, अब इसका असर क्या देखने को मिल सकता है, समझते हैं देवांशी आशर से, बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए आज निफ्टी मेटल इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर आज की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी मेटल इंडेक्स रहा है। करीब 7% तक की गिरावट के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स में आज क्लोजिंग देखने मिली है और इसकी कई सारी वजह थी और सबसे बड़ी वजह यही है कि चीन में आयरन ओर की जो कीमतें हैं इसमें भारी गिरावट देखने मिली है। प्रदूषण की चिंता के चलते जो स्टील उत्पादन है वो कम होता हुआ दिख रहा है और साथ ही ये भी चिंता है कि आने वाले समय में सर्दियों में 64 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उत्पादन
कम होने पर सख्ती बनाई जा सकती है और इसी के चलते जो स्टील का उत्पादन है वो लगातार कम होता हुआ दिख सकता है। और स्टील की जब भी प्रोडक्शन कम होती है तो आयरन ओर की जो कीमतें हैं, मांग है, वो दोनों कम होती हुई दिखती हैं और इसी का इम्पैक्ट आपको ओवरऑल मेटल स्टॉक्स पर भी देखने मिल रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए आयरन ओर, एल्यूमिनियम, जिंक पर जो जीएसटी है वो बढ़ा दिया गया है। 5% थे पहले और वहां से बढ़ाकर अब 18% जीएसटी का दर यहाँ पे लागू होता हुआ दिखेगा और इसके चलते भी हमने देखा कि जो भारतीय कंपनीज हैं इन पर एक इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। डिमांड थोड़ी सी कम होती हुई दिख सकती है और इसी के चलते आज बड़ा इम्पैक्ट आपको मेटल स्टॉक्स में देखने मिला था। तीसरी बड़ी वजह जो करेंसी मार्केट्स हैं उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है, क्योंकि जब भी डॉलर इंडेक्स में मजबूती होती है, जितने भी कमोडिटीज़ हैं वहाँ पे आपको गिरावट देखने मिलती है और डॉलर इंडेक्स पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं लगातार बढ़ता हुआ दिखा है। करीब 1% तक की मजबूती डॉलर इंडेक्स में आती हुई दिखी और इसी के चलते मेटल्स, ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स में भी गिरावट देखने मिली है। तो ये भी एक वजह है जिसके चलते मेटल पर आज गिरावट देखने मिली थी। और इसके साथ ही आप देखिए ओवरऑल बाजार में गिरावट के संकेत बनते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से कॉशियस है और लगातार हमने देखा था कि मेटल इंडेक्स में खरीदारी होती हुई दिखी थी, अच्छा मुनाफा होता हुआ दिखा था। तो यहाँ पे मुनाफा वसूली सबसे ज्यादा देखने मिल रही है और इन सब वजह के चलते आज करीब 7% तक की गिरावट हमने मेटल इंडेक्स में देखी है। अविनाश जी, मेटल सेक्टर में कोई आप स्टॉक रेकमेंड करेंगे? मुझे लग रहा है कि स्वाति, ये जो जीएसटी की खबर है ये एक्चुअली लोगों को लग रहा है कि 5% का 18% हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ आयरन ओर पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टील के जो एंड प्रोडक्ट प्राइसेस थे वहाँ पे तो ऑलरेडी जीएसटी 18% था। तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील जैसी कंपनी या हिंडाल्को जैसी कंपनी है, मुझे लग रहा है कि अगर कोई गिरावट आपको शॉर्ट टर्म में दिखती है तो वो एक खरीदने का मौका होगा। और जैसे दिवांशी ने कहा कि चाइना में अगर स्टील का प्रोडक्शन कम होता है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आयरन ओर की कीमतें तो ऑब्वियसली इफेक्ट होगी, लेकिन जो एंड कस्टमर है, जो स्टील कंज्यूमर का है, वहां पे डिमांड जारी रहेगी तो प्राइसेस कभी ना कभी ऊपर जाएंगे। तो टाटा स्टील और हिंडाल्को मुझे लग रहा है कि खरीदना चाहिए। ये दोनों इंटीग्रेटेड प्लेयर्स है और एल्यूमिनियम और जो एंड प्रोडक्ट स्टील है यहाँ पे हम अभी भी पॉजिटिव है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से ऐसा जो डिप आया है उसका फायदा जरूर ले। मेरे ख्याल से थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन हमको लग रहा है कि 6 से 8 महीने में वापस मार्केट बाउंस बैक होगा। तो ये अच्छा मौका है लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने के लिए टाटा स्टील और हिंडाल्को। जी, तो मेटल स्टॉक्स की बात हुई, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चीन के दूसरे सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर का बुरा हाल हो गया है। कंगाली की कगार पर कंपनी खड़ी हो गई है। हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी हमारे साथ है। दीपांशु, जरा बताएं पूरा मामला क्या है और क्या एक इम्पैक्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है इस खबर का? चीन और हांगकांग के बाजारों में आप भारी एक्शन देख रहे हैं। हालांकि चीन के बाजार आज बंद थे, बट हांगकांग के बाजार खुले हुए थे और हमने देखा कि 3.5% की गिरावट यहां पर आती हुई दिखी। बल्कि अगर आप ऊंचाई से देखें तो हांगकांग के बाजार अब 20% से ज्यादा गिर चुके हैं, यानी कि वो ऑफिशियली अब एक बेयर मार्केट में आ गए हैं। और इसकी वजह है एवरग्रैंड करके एक रियल एस्टेट कंपनी, जहां पर डिफॉल्ट का खतरा होते हुए दिख रहा है। और इस आशंका से हम देख रहे हैं कि बाजार में गिरावट है। बल्कि एवरग्रैंड के शेयर में हमने देखा है कि करीब 19% की आज गिरावट हुई। पिछले 11 साल में सबसे खराब दिन रहा। प्रॉपर्टी इंडेक्स जो हैंगसेंग का है वहां पर भी आज 7% की गिरावट रही और अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर पर है। एक्चुअली इस कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति को लेकर चिंता है, डेट डिफॉल्ट को लेकर चिंता है और इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरे बाजार में जो हांगकांग और चाइना के बाजार में है इसका इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। अब क्यों इसी कंपनी के डिफॉल्ट को लेकर चिंता बन रही है? अगर आप एवरग्रैंड को देखें तो चीन की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डेवलपर है, तो काफी बड़ी कंपनी है ये। 280 शहरों में 1300 प्रोजेक्ट्स हैं इस कंपनी के और चीन के करीब 15 लाख लोग एवरग्रैंड से घर मिलने की कतार में शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा इनके प्रोजेक्ट्स इस समय पेंडिंग हैं। परेशानी कहां से आ रही है? 300 बिलियन डॉलर्स की इनके पास लाइबिलिटी है। 23 सितंबर को जो इनके मार्च 2022 के बॉन्ड्स हैं उसमें 83.5 बिलियन डॉलर्स का इन्हें ब्याज का भुगतान करना होगा आने वाले 3 दिनों में बेसिकली। और 29 सितंबर को जो 2024 के इनके बॉन्ड्स हैं उसके करीब 48 बिलियन डॉलर्स का इनको ब्याज का भुगतान करना है। इस समय दिख रहा है कि ये डिफॉल्ट करने के लिए तैयार है। अगर इस तारीख की डेडलाइन को इन्हें एक्सटेंड किया तो 1 महीने का समय इन्हें मिलेगा ये डेट पे करने के लिए। पर जिस तरह से इस समय सिचुएशन है,
ऐसा डर बैठ रहा है कि ये डिफॉल्ट करने के लिए तैयार हैं। करीब 128 बैंक्स और 121 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि लगभग 250 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक्सपोजर है इस कंपनी को। तो अगर ये डिफॉल्ट करता है, चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी डेवलपर है, तो एक तो प्रॉपर्टी मार्केट में परेशानी आएगी और 250 बैंक्स और एनबीएफसीज हैं जहां पर इसका इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है। और जैसे मैं बता रहा था, 300 बिलियन डॉलर्स की इनकी डेट है, तो कोई छोटी डेट नहीं है। तो इसी की चिंता की वजह से और इसके डिफॉल्ट से बाकी सेक्टर्स में क्या इंपैक्ट होगा, उसकी चिंता की वजह से हमने देखा कि हांगकांग के बाजार और पिछले कुछ दिनों से चीन के बाजारों में भारी गिरावट आती हुई दिख रही है। अविनाश जी, चीन से आ रही इस खबर से भारतीय निवेशकों को कितना सतर्क रहना चाहिए? मुझे लग रहा है, देखिए ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ये चाइना तक सीमित रहेगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर रियल एस्टेट मार्केट चाइना में गिरता है तो स्टील की ग्लोबल डिमांड में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। और इसका मतलब है कि ग्लोबली स्टील के जो प्राइसेस है वहाँ पे थोड़ी सी कटाई देखने को मिल सकती है। नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी ऐसी कोई क्राइसिस चाइना में होती है तो चाइनीज गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज को बेल आउट करते हैं। तो आने वाले दिनों में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये कंपनी बैंकरप्ट होती है तो डेफिनेटली दिक्कतें और बढ़ेंगी और इसका इम्पैक्ट स्टील के प्राइसेस पे आना चाहिए। तो नियर टर्म में डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज है। और ये कैसे सेटलमेंट होता है, कैसे सुलझता है, ये आगे आने वाले 2-3 दिनों में पता चलेगा। तो डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज है, मार्केट्स वेट एंड वॉच करेगा। तो अभी तो नेगेटिव ही लग रहा है। इसका इम्पैक्ट अगर बैंकरप्सी तो होता है तो इंडियन मार्केट्स में भी आपको थोड़ा बहुत और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं शो में शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा से करते हैं बात। सर, बहुत स्वागत है शो में। अब कल के लिए कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताएंगे? जी नमस्ते जी। मैं समझता हूँ कि ऐसे माहौल के अंदर जब स्टॉक थोड़े नीचे जा रहे हैं और मार्केट में अनिश्चितताएं हैं, तो अगर आपके पास कोई स्टॉक हो तो उसी को थोड़ा पोजीशन हल्का करके दोबारा नीचे लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत कोई और दूसरा ऑप्शन जैसे मैं अभी बताने वाला हूँ उस ऑप्शन के अंदर आप ट्रेड करें। तो बेसिकली मैं कह तो रहा हूँ बिकॉज मेरा प्रोग्राम है ये बताने का, लेकिन आमतौर पर आदमियों को ऐसे वक्त में अपने ही स्टॉक जो खुद होते हैं पोर्टफोलियो में उनको थोड़ा हल्का करके नीचे लें तो आपको तसल्ली रहती है कि आपने मार्केट में पार्टिसिपेट किया और आपको थोड़ा फायदा हुआ, लॉस कम हुआ। लेकिन फिर भी जो रीति है उसको निभाते हैं। तो कैडिला आज सिर्फ 2% नीचे बंद हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके अंदर थोड़ी और गिरावट अभी आ सकती है। तो इसमें 540 रुपए का पुट खरीदें। तो आमतौर पर कॉल देता हूँ, ये पुट खरीदे 15 रुपए में, इसका स्टॉप लॉस रखें 11 रुपए पे, टारगेट आपका रहेगा 23 रुपए का। यानी कि अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो आपको फायदा होगा। तो जिनके पास ये हो स्टॉक और उस मात्रा में हो जितने का इसका सीरीज के अंदर पुट लिया जा सकता है, जितनी क्वांटिटी में, तो ही आप खुद के पोर्टफोलियो में इसको पुट लें, अन्यथा ट्रेडिंग के लिए लिया जा सकता है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। अनिल जी, आप बता रहे हैं कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत। जहां तक कल का सवाल है, पूरे संकेत ग्लोबल मार्केट से ही हमें लेने होंगे और भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 550-600 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन आज देखने को मिलता है, आगे किस तरह के डायरेक्शन ग्लोबल मार्केट से आते हैं। अब बाजार अहम सपोर्ट लेवल के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो जो सपोर्ट रेंज है 17,250 से 17,350 के बीच में निफ्टी की निकल कर आती है। उम्मीद करते हैं कि वो होल्ड होगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 36,550 36,850 की रेंज है, वो कल सपोर्ट के तौर पर काम करेंगी। अब रिकवरी होकर अगर बाजार ऊपर आते हैं तो 17,525 17,600 निफ्टी पर वो रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी और बैंक निफ्टी पर 37,500 से 37,700 की रेंज में बिकवाली आने की पूरी संभावना है। विक्स जिस तरह से तेज़ी से ऊपर आया है, संकेत ये दे रहा है कि कुछ और दिन बाजार काफ़ी वॉलेटाइल रह सकते हैं। ऐसे में पोजीशंस थोड़ी हल्की रखना और वॉलेटिलिटी को झेलना ये बहुत ज़रूरी है। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ और ओवरनाइट पोजीशन कम रखकर चलने की स्ट्रेटजी ज़्यादा कारगर साबित होगी। चलिए, कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझ लिए, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। किरण
JadanJadab.com के CEO आशीष केलकर हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर रखनी चाहिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी? वेरी गुड इवनिंग। मैंने 2 स्टॉक चुने हैं, एक लॉन्ग साइड के लिए है, एक शॉर्ट साइड के लिए है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा 2780 का कॉल ऑप्शन, जो कि 59 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है। इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 50 रुपए का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 70 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 78 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो बेयरिश साइड के लिए है, क्योंकि इसमें एक निगेटिव डाइवर्जन दिख रहा है। वो स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। इसका 410 का पुट खरीदारी करने की सलाह है। ये 9 रुपए के आसपास आज क्लोज हुआ है, इसी दरम्यान मिलता है तो लेना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 6 रुपया। मेरा पहला लक्ष्य होगा 13 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 15 रुपए का। बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने आज ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताई कल के लिए। अविनाश जी आपके पास आ रहे हैं, अब लॉन्ग टर्म पिक कौन सी बताने वाले हैं? स्वाति, लॉन्ग टर्म पिक हमको एक फर्टिलाइजर कम स्पेशलिटी केमिकल कंपनी पसंद है और कंपनी का नाम है JNFC। ये कंपनी ज़्यादातर एक स्पेशलिटी कंपनी है, TDI जैसा स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात पॉजिटिव है, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और पहला तिमाही FY22 का बहुत ही दमदार था। हमको लग रहा है कि TDI के प्राइसेस बहुत उम्दा तरीके से और आगे भी बढ़ेंगे और इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। कंपनी काफी दूसरे स्पेशलिटी केमिकल बनाता है, जैसे एसिटिक एसिड है, थैल एसीटेट है, फॉर्मिक एसिड है, तो ये डेफिनेटली इनको और बेनिफिट करेंगे। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है और आने वाले साल में कम से कम 55 से 60 रुपए की अर्निंग आएगी। करीबन हमको लग रहा है कि 700 करोड़ का प्रॉफिट जो करंट ईयर में कंपनी ने कमाया है, वो करीबन मुझे लग रहा है कि 850-900 करोड़ FY22 के लिए आएगा। तो टारगेट प्राइस हमारा यहाँ पे करीबन 12 महीने का 450 रुपये है, तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में खरीदिए। इस साल डेफिनेटली कंपनी रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कमाएगी, तो डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी अपसाइड की पॉसिबिलिटी। JNFC में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। बहुत शुक्रिया अविनाश जी, शो में आप हमारे साथ शामिल हुए। देखते रहिए जी बिजनेस।